हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चलें जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आरटीवी डिस्कशन पार्ट 2। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लेंगे? आज हम सर जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले टॉपिक हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, ब्रांच डिपार्टमेंटल और सिंगल एंट्री, 6 टॉपिक्स आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है, 6 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। कल वाले पार्ट 1 में हमने सारे कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक देख लिए थे। आई होप वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब और जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट 3 रहेगा, उसमें हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे। आओ जी, तो उठाओ जी क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्या कहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सर, इसकी वेटेज मैं 10 मार्क्स रखूंगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने, 10 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन डाला हुआ है। क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मीता टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये कुछ ट्रांजेक्शंस हो रखी है। 1 अप्रैल 2020 को परचेस करे ₹4500। ये रुपीज गलत दे रखा है, यहाँ रुपीज वर्ड नहीं होगा, ये 4500 नंबर्स है। परचेज 4500 8% बॉन्ड ऑफ 100 ईच एट 80.50 कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई। हमेशा मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में बोलता हूँ एक टाइमलाइन से बना लो, एक टाइमलाइन से बना लो, डायग्राम सा बनाओ। तो देखो डायग्राम किस तरीके से आपका बनेगा। ठीक, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को उसने क्या करा? परचेज करे, परचेज करे, क्या परचेज करे? 4500 8% बॉन्ड्स, 4500 8% बॉन्ड्स फेस वैल्यू 100 है और आपके पास कम इंटरेस्ट प्राइस है। कम इंटरेस्ट प्राइस है कितने का? कम इंटरेस्ट प्राइस आपके पास 80.50 का। $80.50 का आपके पास कम इंटरेस्ट प्राइस है। ठीक है जी। और क्या कह रहा है? वो कह रहा है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई। 1 नवंबर और 1 मई को इंटरेस्ट आप पे करोगे। तो पहली इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट है वो बनेगी आपकी 1 मई। 1 मई, दिस इज योर इंटरेस्ट ड्यू डेट। फर्स्ट मई को आपकी बनेगी इंटरेस्ट की ड्यू डेट। और एक आएगी आपकी इंटरेस्ट की ड्यू डेट, यहां पर ले लेते हैं हम, लेट से 1 नवंबर को इंटरेस्ट ड्यू डेट। ठीक है जी। अब और ये वो क्या कहता है? फिर वो कहता है 1 मई को रिसीव्ड हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड्स। ठीक है, यहां पर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। 10 जुलाई 2020 को उसने परचेज करे 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन कमल लिमिटेड फॉर 44 ईच थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज ब्रोकरेज 2%। ठीक है, तो शेयर्स भी खरीदे। शेयर्स को मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। कब खरीदे शेयर? 10 जुलाई को। ये होगी आपकी 10 जुलाई। यहां पर आपने क्या खरीदे? यहां पर आपने खरीदे सर 6000 शेयर्स। यहां पर आपने 6000 शेयर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 44। और ब्रोकरेज कितनी है आपकी उस पे? ब्रोकरेज है 2% की। ठीक है जी, ओके। उसके बाद वो कहता है 1 अक्टूबर 2020 को उसने बेच दिए 11258% बॉन्ड एट 81x इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर 2020 को कब बेचे हैं उसने? 1 अक्टूबर 2020 को रेड कलर से लिखेंगे, ये होगी 1 अक्टूबर। यहां पर उसने सोल्ड 1125 बॉन्ड्स एट 81x इंटरेस्ट। उसके बाद 1 नवंबर को रिसीव किया हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, 8% बॉन्ड का इंटरेस्ट रिसीव हो गया 1 नवंबर को। 15 जनवरी को उसने रिसीव करा है
18% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ कॉमन लिमिटेड 15 जनवरी को, ये आपकी सर 15 जनवरी आ गई, 15 जनवरी को लेट्स से ये आपकी 15 जनवरी है, और यहां पर आपको रिसीव हुआ है 18% इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है जी। उसके बाद 15 मार्च को कमल लिमिटेड मेड अ राइट इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर एट 5 पर शेयर। 15 मार्च को ये होगी सर आपकी 15 मार्च। यहां पर उसने क्या किया है सर, यहां पर उसने राइट इशू निकाला है, राइट इशू किस हिसाब से, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 हेड, 1:4 का, 1:4 का राइट इशू निकाला है एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर, ठीक है जी। अब उसके बाद देन यू हैव उसके बाद आपकी ईयर एंड क्लोज हो जाएगा यहां पर 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपके पास है, बस अब इसकी एंट्रीज डालनी है आपको, इसके आपको अकाउंट बनाने हैं, ठीक। डिबेंचर का, बॉन्ड्स का अलग अकाउंट बनेगा, शेयर्स का आपका अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। करो एक एक डेट करके देखते हैं। कहता है प्रिपेयर अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 8% बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर ऑफ कमल लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मीता फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 21। एज्यूम दैट एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। एवरेज कॉस्ट मेथड आपने लगाया। अच्छा, राइट में एक और चीज थी, मीता एक्साइज द ऑप्शन फॉर 40% ऑफ इट्स एंटाइटलमेंट एंड सोल्ड द बैलेंस राइट इन द मार्केट एट 2.25 पर शेयर। यहां पर इसने क्या करा, यहां पर इसने सर 40% राइट्स तो एक्साइज कर ली, 40% राइट्स जो थी वो उसने एक्साइज कर ली, 40% इसने क्या करी, एक्साइज कर ली, और बाकी जो 60% है, 60% इसने क्या करी, सोल्ड कर दी एट द रेट ऑफ 2.25 पर शेयर, ठीक है। तो 60% राइट उसने क्या करी, रेनाउंस कर दी, बेच दी। एज्यूम द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलो, यू हैव टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखो ये आपके सामने है सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ मीता, ये बॉन्ड का अकाउंट है आपके पास, 8% बॉन्ड अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021, ठीक। कैसे फॉर्मेट बनता है सर, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, या आप इनकम भी लिख सकते हो और आप इंटरेस्ट वर्ड भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, इनकम नहीं लिखना तो इंटरेस्ट लिख दो, ठीक। अगेन सर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, इंटरेस्ट, अमाउंट, ठीक। तो सबसे पहले एंट्री कब बनेगी, सबसे पहली एंट्री बनेगी परचेज करने की, 4500 8% बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 100 एट 80.50। तो कैसे एंट्री होगी, देखो सबसे पहले 4500 इंटू 80.50,
आपने पेमेंट कितनी करी 4500 इंटू 80.50, आपने पेमेंट करी है 362250 362250 की, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड है। कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड है 4500। अगर मैं इसमें इंटरेस्ट की बात करूं, इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन दिस, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा सर 4500 इंटू 100 का 8%। लेकिन कितने महीने का सर, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 1 नवंबर एंड 1 मई, हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल की, तो जो लास्ट इंटरेस्ट की रिसीट हुई होगी 1 नवंबर को ही होगी। ठीक, तो 1 नवंबर से लेकर 1 अप्रैल तक कितने महीने हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 5 महीने। तो 5 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। इन्वेस्टर को क्या करना होगा, 5 महीने का इंटरेस्ट पे करना होगा। कितना हो गया, 15,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक, तो जो हमारी फिगर आ रही थी 362250, उसमें से 15,000 लेस कर दोगे तो आपका 347250, ये आपकी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो गई, और 15,000 रुपए इंटरेस्ट आपकी एक्सपेंस हो गया। ये देखो 4500 के लिए आपकी 15,000 का इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, और 347250 आपका कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगी। सर इंटरेस्ट हमें पे करना होता है जब हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ध्यान से समझना। देखो मान लो सर आपके पास कुछ डिबेंचर्स थे, आपके पास कुछ बॉन्ड वगैरह थे, डिबेंचर वगैरह थे, और हर कंपनी क्या करती है सर, कंपनी आपको 1 नवंबर और 1 मई को इंटरेस्ट देती है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स हैं वो है 1 नवंबर एंड 1 मई। ठीक, अब आपने क्या करा, आपने मुझे 1 अप्रैल को अपने बॉन्ड बेच दिए, आपने मुझे क्या करा 1 अप्रैल को अपने बॉन्ड बेच दिए, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट लास्ट मिला होगा वो कब मिला होगा, 1 नवंबर को मिला होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको कब मिलना था, 1 मई को मिलना था, लेकिन आपने उससे पहले ही मुझे बॉन्ड बेच दिए, आपने उससे पहले ही मुझे बॉन्ड बेच दिए। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि हम इंटरेस्ट उसी बंदे को देंगे जो बंदा उस टाइम में होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगा। अब कंपनी आपको इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि 1 मई को मेरे पास बॉन्ड्स है, तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे देगी पूरे 6 महीने का। लेकिन मुझे बताओ, क्या पूरे 6 महीने का जो इंटरेस्ट मुझे मिला, क्या वो मेरी इनकम बनेगी भाई? जब इन्वेस्टमेंट ही मैंने आपसे 1 अप्रैल को खरीदी है, तो पूरे 6 महीने की इनकम मेरी कैसे बन जाएगी? मेरी तो इनकम सिर्फ एक ही महीने की बनेगी, अप्रैल के मंथ की। बाकी 5 महीने की इनकम क्या है आपकी है, तो आप मुझसे पहले ही क्या ले लोगे सर, इंटरेस्ट का पैसा ले लोगे। इसलिए जो प्राइस सेट हो जाता है उसे हम बोलते हैं सर कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है जी। सर अगर ये एक्स इंटरेस्ट होता तो सर एक्स इंटरेस्ट में सर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं, आपको इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ता। तो ये मार्केट में ट्रेड होता है, या तो कम इंटरेस्ट पे होगा, इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा प्राइस के अंदर, नहीं तो एक्स इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने का ये लॉजिक है, क्योंकि जो होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, जिसने बेच दी, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट किसे मिलेगा सर, जो होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, जो बायर ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आती है? तो यहां पर 15,000 रुपए का इंटरेस्ट इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टी। ठीक, ये बात समझ में आती है? अब क्या होगा, अब देखो सर 1 मई को इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये देखो 1 मई को बाय बैंक इंटरेस्ट मिल जाएगा 18,000 रुपए। ये 18,000 रुपए कैसे निकाला, ये सर देखो 4500 इंटू 100 का 8% पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। देखो 18,000 में से 15,000 तो आपने पे कर दिया, तो एक्चुअली में इनकम आपकी कितनी है सर, 1 महीने की है, तो 1 महीने की इनकम आपकी 3,000 रुपए बनेगी, 18 माइनस 15। बात समझ में आती है वाली? ओके। उसके बाद आपको सर क्या बनाना है, उसके बाद आपकी शेयर्स की एंट्री आ गई। तो पहले देखते हैं हम क्या क्या काम कर चुके। हमने सर ये वाली एंट्री डाली, हमने ये वाली एंट्री डाली। अब शेयर्स की बात करते हैं, या पहले डिवेंचर वाला बॉन्ड वाला पूरा कर लेते हैं। देखो फिर आपने क्या करा, फिर आपने सर बॉन्ड बेच दिए, आपने सोल्ड करे 1125 बॉन्ड्स 81 एक्स इंटरेस्ट। 1125 बॉन्ड्स आपने बेचे 81 एक्स इंटरेस्ट। तो देखो 1125 आपने बॉन्ड बेच दिए बाय बैंक, 1125 81 एक्स इंटरेस्ट। तो 1125 इंटू 81 अगर आप करोगे तो आपको कितने पैसे मिले, 91125। लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है, अब आप बेच रहे हो, तो जितना इंटरेस्ट आपने कमा लिया उतना आप क्या करोगे सर, बायर से मांगोगे, तो ये आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा सर 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर तक का। कितने महीने हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने का। तो कैलकुलेट कर लो, 1125 इंटू 100 का 8% इंटू 5/12, 3750 का इंटरेस्ट बनता है। तो 3750 आपको क्या होगा, मिल जाएगा, 3750 आपको रिसीव हो जाएगा एज इंटरेस्ट। ठीक, उसके बाद क्या होगा सर, ये वाली एंट्री भी पूरी होगी।
उसके बाद 1 नवंबर को अब आपकी इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ गई। अब देखो आपने 4500 में से 1125 तो बेच ही दिए, 4500 में से 1125 तो आपने सेल ही कर दिए, बचे कितने 3375। तो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट आपको 3375 इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। तो 3375 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 6/12, तो ये बनेगा आपका 13500। ये 13500 आपको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, अब बैलेंस इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी बच गई सर? बैलेंस इन्वेस्टमेंट आपके पास 3375 बच गई। ठीक, ओके अब देखो यहां पर हम क्या क्या काम कर चुके सर, ये वाले भी काम कर चुके, ये ब्लू कलर वाला शेयर्स का काम है। अब 31 मार्च को क्या करते हैं सर, हम बॉन्ड्स की वैल्यूएशन करते हैं। बॉन्ड्स की वैल्यूएशन एवरेज कॉस्ट मेथड लगाना है। एवरेज कॉस्ट में क्या होता है सर, एवरेज कॉस्ट में लेता है वो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है सर 347250, लेकिन ये कितने की कॉस्ट है, ये 4500 की कॉस्ट है भाई। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 347250, 4500 की कॉस्ट है। 347250 आपकी 4500 की कॉस्ट है, तो 3375 की कितनी कॉस्ट होगी इंटू 3375, तो ये हो जाएगी आपकी 260437। 260437 ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? ठीक, तो ये आपका एवरेज कॉस्ट मेथड है। इसमें सर इन्होंने एक गलती कर रखी है जो आपको नहीं करनी है। यहां पर सर आपको इंटरेस्ट एक्रू भी करना है। यहां पर आपको क्या करना है सर, इंटरेस्ट एक्रू भी करना है। एक्रूड इंटरेस्ट भी आप लोगे क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे काम करोगे, तो यहां पर इंटरेस्ट एक्रू कर देना, ये आपका मिसिंग है। ये कैसे निकलेगा देखो, यहां से कैलकुलेट करो। अगर मैं बात करूं 31 मार्च को, तो सर 31 मार्च को आपके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है? 31 मार्च को आपके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है सर? यहां पर आपके पास 3375 बॉन्ड्स है। ठीक, अब इन 3375 बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट कब मिल गया था सर? 1 नवंबर को मिल गया था। 1 नवंबर को मिल गया था। अब 3375 बॉन्ड्स पे नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? 1 मई को मिलेगा। लेकिन यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आपने अर्न तो कर ही लिया, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आपने कमा तो लिया ही। तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो 5 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल लो। 3375 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 5/12, तो ये निकलता है आपका कुछ 11250, 11250। दिस विल बी योर एक्रूड इंटरेस्ट, जो आपका सर क्या रहेगा बैलेंस शीट में रहेगा। तो आपको यहां पर क्या दिखाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको 11250 का एक्रूड इंटरेस्ट भी दिखा देना चाहिए। बात समझ में आती है? और बैलेंसिंग फिगर सर, बैलेंसिंग फिगर आप पीएनएल में डालोगे। जो पीएनएल में ये फिगर आ रही है, ये क्या होगी? ये सर आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, और ये आपकी क्या होगी? ये सर आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी। लेकिन इंटरेस्ट इनकम इन्होंने क्या कर रखा है सर, ये 18 प्लस 3750 प्लस 13500 माइनस 15 कर रखा है। लेकिन आप अपनी 11250 भी इंक्लूड करके चलना, तो अकॉर्डिंगली आपकी इनकम क्या हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, बोलो बात समझ में आती है? तो ये सर आपका बॉन्ड का अकाउंट हो गया। अब शेयर्स के अकाउंट पे आते हैं सर। शेयर का अकाउंट में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है शेयर वाला अकाउंट। शेयर में क्या हुआ, आपने किस तरीके से आपने काम किया शेयर में? देखो, शेयर में पहली ट्रांजैक्शन आपकी 10 जुलाई की, आपने 6000 शेयर खरीदे 44 के हिसाब से, ब्रोकरेज है 2% की। तो देखो कितने की इन्वेस्टमेंट पड़ गई आपको, 6000 इंटू 44 प्लस 2% की ब्रोकरेज, तो 269280। तो आप बोलोगे सर 6000 शेयर्स खरीदे मैंने 269280 के। ये बीच वाला कॉलम इनकम है, मतलब ये डिविडेंड का कॉलम है। अगर आपको डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड का कॉलम आप बना लेना, इनकम है या डिविडेंड है। ठीक है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन पूरी होगी। उसके बाद शेयर्स में अगर मैं बात करूं, ये वाली ट्रांजैक्शन पूरी होगी मेरी। इसके बाद आती है सर ये वाली, फिर आपको 18% इंटरिम डिविडेंड मिला है। 18% इंटरिम डिविडेंड मिला है। इंटरिम डिविडेंड का रूल ये कहता है कि सर जब इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है उस दिन पे आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आपके पास 6000 शेयर्स हैं, तो 6000 शेयर्स हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? एक शेयर की फेस वैल्यू आपकी 10 रुपए की। तो 6000 इंटू 10 का 18%, 10,800 आपको क्या मिल जाएगा? इंटरिम डिविडेंड मिलेगा बाय बैंक। ये लिख दिया आपने बाय बैंक, इंटरिम डिविडेंड 10,800। कभी भी डिविडेंड टाइम के हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं होता, इंटरेस्ट होता है प्रोपोर्शनेट टाइम के हिसाब से। डिविडेंड आपका फिक्स्ड रहता है। ठीक, तो ये आपका 10,800 हो गया, आपका डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड के बाद फिर आपका राइट इशू का पॉइंट आता है कि 15 मार्च को आपने राइट इशू निकाला है 1:4 का। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखो यहां पर कैलकुलेशन देखते हैं, नीचे इसने करी होगी कहीं। देखो अगर मैं राइट शेयर्स की बात करूं तो राइट शेयर्स कितने होंगे सर? 1:4 है, तो 6000 में आपके 1500 राइट शेयर्स हो गए। 6000 में आपके 1500 राइट शेयर्स हो गए। उसने सब्सक्राइब कितने करे थे? उसने 40% सब्सक्राइब कर लिए थे, तो 600 शेयर तो उसने सब्सक्राइब कर लिए। तो 600 शेयर, एक शेयर 5 रुपए का था, तो इतने अब उसने शेयर खरीद लिए। तो क्या लिखोगे आप?
600 शेयर खरीदे उसने, 5 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए उसने पे कर दिए। उसके बाद बाकी जो शेयर्स थे 600 डालने के बाद जो 900 शेयर्स थे, वो 900 शेयर्स क्या करें, 900 की राइट्स थी उन्होंने बेच दी। कितने रुपए के हिसाब से बेच दी, 2.25 पर शेयर। तो 900 इंटू 2.25 करोगे, ये आपका होगा 2025। और ये 2025 एएस 13 कहता है प्रोसीड ऑन सेल ऑफ राइट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में आपको प्रोसीड ऑन सेल ऑफ राइट डालनी है। ठीक, तो ये जो आपके 2025 है, ये आपके कहां पर जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। बस हो गया काम। ठीक, 6600, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी बची है, यहां पर आपने शेयर बेचे तो है नहीं, तो पूरी 6600 की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी 272280 की। और जो ये 10800 है, ये आपकी डिविडेंड इनकम होगी जो आपके पीएनएल अकाउंट में चली जाएगी। बोलो भाई, क्लियर है इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन? तो ये वाला क्वेश्चन सर इन्वेस्टमेंट का 10 नंबर की वेटेज रखता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा टफ नहीं था। बस ये क्या था कि 2 अकाउंट उन्होंने पूछ लिए, तो 10 नंबर तक का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, नाउ कम टू योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर इंश्योरेंस क्लेम। अगेन सर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 10 मार्क्स। 10 नंबर के लिए सर ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आपको श्योर शॉट मिलता ही मिलता है। क्या कहता है, ऑन 2 जून द स्टॉक ऑफ मिस्टर हीरा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, However, the following particulars were furnished from the record saved। ठीक है, उसका स्टॉक जल गया 2 जून को, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, जैसे कि स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 202500। 1 अप्रैल 2020 को जो उसका ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था, 202500 का। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 21 को है आपका 243 का, लेकिन ये 90% है, अंडर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, तो इसको आप ठीक कर लेना, इसको प्रॉपर वैल्यूएशन पे ले आना। 2021 की परचेज दे रखी है आपको इतनी, 2021 की सेल दे रखी है आपको इतनी। इससे सर क्या निकलेगा, इससे आपकी जीपी रेशो निकलेगी, इससे आपकी क्या निकलेगी, जीपी रेशो निकलेगी, क्योंकि सर जीपी रेशो आपको चाहिए। फिर आपको क्या करना होता है सर, फिर आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जिस दिन आग लगी है उस दिन कितना स्टॉक था, तो वो कैसे निकालोगे सर, आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कब से कब तक का, 1 अप्रैल 21 से लेकर 2 जून 2021 तक का। तो उससे आपकी क्या निकलेगी सर, 2 जून 2021 को हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक था। उसके लिए सर आपको जीपी रेशो तो चाहिए ही चाहिए, तो जीपी रेशो आपका लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाकर निकलेगी। तो इसके लिए आपको परचेज दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक की, सेल दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक की 720। ये पॉइंट्स की एडजस्टमेंट आपके पास, जैसे वो कहता है सेल अप टू 2 जून, ये जो सेल दे रखी है इट इंक्लूड्स 1,12,500 being the goods not dispatched to the customer, the sale invoice price is 1,12,500। वो कह रहा है जो हमने 7,20,000 की सेल दिखा रखी है, इसमें 1,12,000 रुपए की सेल ऐसी है, 1,12,500 की सेल ऐसी है कि जो गुड्स हमने अभी तक अपने कस्टमर को डिस्पैच ही नहीं करे, 2 जून तक हमने कस्टमर को डिस्पैच नहीं करे। मुझे बताओ, आपने 7,20,000 में 1,12,500 की सेल ऐसी रिकॉर्ड कर रखी है जो गुड्स अभी तक कस्टमर के पास डिस्पैच ही नहीं हुए। मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, मैं यहां पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, क्या निकालने के लिए, मेरा पर्पस है कि सर गोडाउन में कितना स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर। अब बताओ, जो गुड्स आपने कस्टमर को डिस्पैच ही नहीं करे तो वो आपके गोडाउन में ही तो होंगे, तो क्या उन पे आग लग गई होगी, बिल्कुल सर उन पे भी तो आग लग गई होगी। अब आग चीजों को बचा के थोड़ी ना जाएगी, आग अगर लगेगी तो सब पे लगेगी। तो जो गुड्स आपने कस्टमर को डिस्पैच ही नहीं करे उन पे भी आग लग गई होगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, तो वो मुझे अपनी सेल में इंक्लूड ही नहीं करना पड़ेगा, मुझे सेल में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरा स्टॉक ही बन जाएगा ऑन द डेट ऑफ फायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1,12,500 रुपए सेल में से हटाने पड़ेंगे। ठीक है जी सर, इनवॉइस तो जनरेट हो चुके हैं, यहां पर मेरा एक्चुअल सेल निकालने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि गोडाउन में कितना स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, वो निकालने का ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि सर फिजिकली मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। अब ये 1,12,500 रुपए ये मेरे पास फिजिकली अवेलेबल होंगे, इसलिए मुझे सेल में से इसे हटाने पड़ेंगे। समझ गई बात? ओके, देन फिर वो कहता है परचेज अप टू 2 जून इंक्लूड अ मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 22,500। ठीक है, वो कह रहा है जो हमने परचेज करी है उसमें कुछ हमने मशीनरी की परचेज भी इंक्लूड कर रखी है, तो मशीनरी की परचेज को हटा देंगे, क्योंकि मेरा स्टॉक जला है, मशीनरी थोड़ी ना चली है, मशीनरी थोड़ी ना चली है, तो मशीनरी को हटा दूंगा। और वैसे भी अब आप बोलोगे सर गोडाउन में मशीनरी भी तो हो सकती है, तो मशीनरी भी तो चल गई, लेकिन हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी है, लॉस ऑफ फिक्स एसेट की पॉलिसी नहीं है। लॉस ऑफ फिक्स एसेट का इंश्योरेंस आपको अलग करवाना पड़ता है, यहां पर आपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है। और वैसे भी सर हमारा जो चैप्टर है वो सर स्टॉक इंश्योरेंस की बात करता है, लॉस ऑफ स्टॉक की बात करता है।
ठीक। तो 2 जून में अगर आपने कोई मशीनरी खरीदे तो मशीनरी को आप अपनी परचेज में से हटा दोगे क्योंकि वो आपकी गुड्स की परचेज नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है परचेज अप टू 2 जून डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹45,000 रिसीव फ्रॉम द सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ फायर। वो कहता है हमने अपनी परचेज में 45,000 रुपए का ऐसा सामान था जिसका भले ही मुझे बिल नहीं मिला, लेकिन मेरे गोडाउन में वो सामान आ गया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मेरे रिकॉर्ड ना करने का लॉजिक क्या था, मेरे रिकॉर्ड ना करने का रीजन मैंने ये दिया कि भाई क्योंकि मेरे पास इनवॉइस रिसीव नहीं हुए परचेज के, इसलिए मैंने अपनी परचेज उसे माना नहीं। अगर आप टेक्निकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास परचेज इनवॉइस नहीं है इसलिए मैंने परचेज रिकॉर्ड ही नहीं करी। लेकिन अगर मैं फिजिकल काउंट की बात करूंगा, क्योंकि मेरे को यहां पर चाहिए गोडाउन में कितना स्टॉक था, तो मुझे इन 45,000 के गुड्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सर आग तो इन 45,000 के गुड्स पे भी लग गई होगी, तो मुझे अपनी परचेज में इन 45,000 के गुड्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑल्दो इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। These goods have remained in the godown at the time of fire. The insurance policy is ₹1,80,000. सम एश्योर्ड मेरा कितना है, 1,80,000 रुपए का मैंने सम इंश्योर करा रखा है। इट इज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज आपको लगाना है। एसरटेन द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक का आपका क्लेम आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ये लो सॉल्यूशन इसका, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया मैंने 2021 का। तो 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, मेरे पास सर देखो परचेज थी 2 लाख, सॉरी ओपनिंग स्टॉक था 202,500 का, ये मैंने ओपनिंग स्टॉक ले लिया। देन आई हैव क्लोजिंग स्टॉक 243 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अंडर वैल्यूड था, वो 90% था, तो 100% कितना होगा 270 होगा, ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद मेरे पास परचेज है 967,500, तो परचेज ले ली मैंने 967,500 की। उसके बाद मेरे पास सेल है 13,50,000 की, सेल ले ली 13,50,000 की, तो मेरे पास जीपी आ गया 450 का, जीपी आ गया कितने का 450 का। अब देखो 450 का आपके पास जीपी आया है, 13,50,000 की सेल है, तो जीपी रेशो निकल जाएगी 450 डिवाइडेड बाय 1350। कैसे निकालोगे जीपी रेशो सर, जीपी रेशो निकलेगी आपकी 450 डिवाइडेड बाय 1350, तो कितनी आ जाएगी 450 डिवाइडेड बाय 1350, तो आ जाएगी 33.33%, 33.33%, ठीक। तो आप 1/3 भी बोल सकते हो या 33 1/3 भी बोल सकते हो, 1/3 आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चाहिए आपको, यहां पर चाहिए सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए सर इंफॉर्मेशन देखो हमारे पास है सर, परचेज 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक की, 1 अप्रैल से 2 जून तक की परचेज है 337 की। इसमें सर कुछ 45,000 के गुड्स थे जिनके इनवॉइस नहीं मिले थे, तो मैं उसको ऐड करूंगा, और 22,500 की मैंने मशीनरी परचेज करी थी, इसको हटा दूंगा, तो मेरे पास नेट परचेज कितने की आ गई 360 की आ गई। क्लोजिंग स्टॉक यहां से उठ के आ गया मेरा लास्ट ईयर से 270 का, ठीक। सेल की अगर बात करूं तो सेल 720 की है, और सेल में मैंने क्या कर रखा है सर 1,12,500 के ऐसे गुड्स इंक्लूड कर रखे हैं जिसको मैंने डिस्पैच ही नहीं करा, तो उसे मुझे सेल से हटाना पड़ेगा, तो 607,500 की मेरे पास नेट सेल्स आ जाएंगी। जीपी रेशो कैसे निकलेगी सर, 607,500 का 33 1/3%, तो आप कह सकते हो 607,500 का 1/3, 202,500 का मेरे पास जीपी आ गया। ये 202,500 कैसे आया, ये आया सर आपका 607,500 इंटू 1/3, दैट इज 202,500, ठीक। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितने का 225 का, 225 का। क्लियर है, बात समझ में आती है, हाँ जी। उसके बाद ये आ गया सर 2,25,000 रुपए का आपका स्टॉक का लॉस हुआ है, 2,25,000 का आपका स्टॉक का लॉस हुआ है। अब चेक कर लो सर, देखो 2,25,000 का आपका स्टॉक का लॉस हुआ था, और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर भी 2,25,000 था, यानी कि आपका फुल इंश्योरेंस का केस है, लेकिन आपने पॉलिसी 180 की ले रखी थी। अब देखो, अब आप बोलो सर नुकसान तो 225 का हुआ है, तो क्या मुझे पूरा 225 का क्लेम मिलेगा, आंसर इज नो। लॉजिकली सोचो ना, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ही 1,80,000 की ले रखी है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ही 1,80,000 की ले रखी है, तो मैक्सिमम क्लेम आपको कितना मिलेगा 180 तो मिलेगा। कभी भी क्लेम जो होगा वो, कभी भी जो क्लेम होगा वो आपका सम एश्योर्ड से ज्यादा तो होगा ही नहीं, जितना आपने सम एश्योर्ड ले रखा उतना ही का क्लेम मिलेगा आपको, ठीक।
यहां पर सर एवरेज क्लॉज ऐसे लगाने का मतलब नहीं बनता है। एवरेज क्लॉज तब लगता है जब मान लो सर होता कि आपका 225 का स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, लेकिन आपका जला है सिर्फ 2 लाख का, तो आपको पूरा 180 नहीं मिलेगा, 180 का भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। कैसे प्रोपोर्शनेट हो जाएगा कि सर आप बोलोगे सर 225 में से 2 लाख का स्टॉक मेरा जला है, तो आपका कितना परसेंट स्टॉक जला? सिर्फ 88% स्टॉक जला, तो 180 का आप 88% करोगे तो आपको 1,60,000 का क्लेम मिलेगा आपको। ठीक, तो ये आपका एवरेज क्लॉज यहां पर काम आ जाता है। तो सर ये आपका क्वेश्चन था इंश्योरेंस क्लेम का, लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है। इसको मैं 10 नंबर तो नहीं दूंगा, खैर 10 नंबर वाला मुझे लग नहीं रहा, ये इसको मैं 8 नंबर दे सकता हूं। इसको मैं 8 मार्क्स दे सकता हूं, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है जी। देन इज योर हायर परचेज। अगला टॉपिक है आपके सामने हायर परचेज का। हायर परचेज क्या कहता है, पढ़े ध्यान से। इसका भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सर टाइमलाइन से ही कर लेंगे। ऑन 1 जनवरी 18 Messrs Hello acquired a machine on hire purchase from Messrs Pass. The terms of the contract were as follows. Cash price of the machinery is 2 lakh, cash price 2 lakh है। 80,000 were to be paid on the signing of the contract, तो this is your down payment, इसको आप डाउन पेमेंट बोल सकते हो, ये आपकी डाउन पेमेंट है। The balance was to be paid in annual installment of 40,000 plus interest. First installment is to be paid on 31st December 2018। तो आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बनती है सर, यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट आपकी 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19। देखो 2 लाख को आप 40 हजार के प्रिंसिपल में डिवाइड करो तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी सर? 40 हजार 5 हो जाएंगी, 2 3 4 5, तो 31 दिसंबर 18 19 20 21 और 22 यहां तक जाएंगी। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट लगा लो सर। पहला इंटरेस्ट अगर मैं बात करूंगा तो पहला इंटरेस्ट तो पूरे 2 लाख पे लगेगा, तो 2 लाख का आपका इंटरेस्ट रेट है 6%, तो 2 लाख का 6% हो गया आपका 12,000 रुपए। अगला इंटरेस्ट कैसे लगेगा सर? 2 लाख में से 40,000 की आपने डाउन पेमेंट कर दी, गलती सॉरी, 2 लाख में से 80,000 तो आप पहले डाउन पेमेंट कर चुके थे, तो 120 का 6%, 120 का 6%, 120 का 6% हो जाएगा आपका 7,200, तो 7,200 हो गया। फिर अब 120 में से आपने क्या करा सर? 40,000 की आपने और प्रिंसिपल पेमेंट कर दी, 40,000 की आपने और प्रिंसिपल पेमेंट कर दी, बचा 80,000, 80,000 का 6%, 4,800 हो गया। फिर आप 80 में से और 40 की पेमेंट कर गए, 80 में से आपने और 40 की पेमेंट कर दी। अच्छा, तो 3 ही किस्त में हो जाएगा ना काम पूरा? हाँ जी, 3 ही किस्त में हो जाएगा काम पूरा। तो बाकी कितना बचा आपका सर? 80 में से आपने और 40 की पेमेंट कर दी, तो आपका 40 का 6%, 2.4 के। ठीक, तो आपकी सर कितनी ईएमआई होगी? पहली ईएमआई होगी 31 दिसंबर 18 को 47,200 की, दूसरी ईएमआई होगी 31/12/19 को 44,800 की, और तीसरी ईएमआई होगी 31/12/20 को 42,400 की। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 10% यूजिंग WDV मेथड, आपको डेप्शन आपको लगाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स हेलो फ्रॉम 1 जनवरी 18 टू 31 दिसंबर 2020। आपको एंट्री डालनी है हायर परचेजर की बुक्स में। क्वेश्चन में सर जाननी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूं, 5 नंबर का क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। आओ भाई एंट्री डाल लो, कुछ खास नहीं है। सबसे पहली एंट्री क्या डालती है सर? एसेट परचेज करने की, परचेजर की बुक में। तो एंट्री क्या डालोगे सर आप? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कैश प्राइस से, ये लो 2 लाख से एंट्री डल गई। फिर आपने डाउन पेमेंट करी हायर वेंडर टू बैंक 80,000 रुपए से। फिर अब क्या होगा सर? 31/12 को आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 7,200 से। भाई पहला इंटरेस्ट कितना था आपका? ये रहा 7,200 का। उसके बाद आप ईएमआई पे करोगे हायर वेंडर टू बैंक, कितने की? 47,200 की आपने ईएमआई पे कर दी। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्शन कैसे लगेगा सर? पहला डेप्शन लगेगा 2 लाख का 10%, 20,000 का डेप्शन लग जाएगा आपका। और पीएनएल से ये इंटरेस्ट और डेप्शन का खर्चा आप राइट ऑफ कर दोगे, पीएनएल टू डेप्शन टू इंटरेस्ट।
ये पहले साल की बात होगी। फिर उसके बाद सीधा 31/12/19 को एंट्री डलेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 4800, ठीक है जी। फिर आप ईएमआई पे करोगे, ईएमआई कितनी बनेगी 44,800 हायर वेंडर टू बैंक। फिर आप डेप्शन लगाओगे, डेप्शन टू मशीन कितना सर WDV मेथड है तो 2 लाख में से 20,000 का तो आपने लगा ही दिया था, तो 180 का 10% 18,000 रुपए, और फिर आप PNL से राइट ऑफ कर दोगे डेप्शन का खर्चा और इंटरेस्ट का खर्चा, दोनों ही आपके राइट ऑफ हो गए। देन 31/12/20 को अगेन सेम एंट्री रिपीट, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 2400, ये 2400 ये वाला सर 2400। फिर EMI पे करोगे कितने की EMI 42,400 की, ये आपने EMI पे करी। डेप्रिसिएशन लगाओगे सर 180 में से फिर दोबारा 18,000 हटा दो, 180 माइनस 18,000 तो ये आएगा आपका 162, इसका 10% तो 16,200 का आपने डेप्शन लगा दिया। अब PNL से आप क्या करोगे सर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर दोगे। तो सर क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, ठीक है जी। एंट्रियां डालनी थी, कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ठीक। तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज, इनमें सर सिर्फ मेरे को इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन अच्छा लगा, बाकी सर इन्वेस्टमेंट और हायर परचेज के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, कुछ दम नहीं था। इंश्योरेंस क्लेम में भी बहुत ज्यादा दम तो मैं नहीं कह सकता, सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी सर ये वाली एडजस्टमेंट अच्छी थी, ये 2 एडजस्टमेंट अच्छी थी, सेल वाली परचेज वाली, ये 2-3 एडजस्टमेंट आपकी थोड़ी दमदार थी, बाकी सर इसमें भी कुछ नहीं था, ठीक है जी। बात समझ में आती है। तो ये सर आपके 3 चैप्टर हो गए। अब हमें करने हैं सर अगले 3 चैप्टर, डिपार्टमेंटल, ब्रांच और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आओ जी डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन देखते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग PNL पूछ लिया इसने, तो ये आपका सर 10 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बैठेगा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, Messrs Hero is a departmental store having 3 department XYZ. The following information regarding 3 department for the year 31 मार्च 21 आ रहा है as follows। ये information दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तीनों डिपार्टमेंट का, परचेज दे रखी है तीनों डिपार्टमेंट की, डेटर्स एट द एंड दे रखे हैं तीनों डिपार्टमेंट के, सेल दे रखी है तीनों डिपार्टमेंट की, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको तीनों डिपार्टमेंट का। वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट, तीनों में आपकी फर्नीचर दे रखी है। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, ये आपका फ्लोर स्पेस दे रखा है इन स्क्वायर फीट। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ईच डिपार्टमेंट दे रखे हैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट ये दे रखी है आपको, ठीक। और ये आपको कुछ खर्चे दे रखे हैं कॉमन खर्चे कंपनी के, इनको आपको डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है यूजिंग सम एप्रोप्रिएट रेशो। देखो अगर मैं बात करूं सर कैरेज इनवर्ड का खर्चा किससे रिलेटेड होता है, परचेज से रिलेटेड होता है, तो आप कह सकते हो सर इसे परचेज की रेशो में आप एलोकेट कर दोगे। कैरेज आउटवर्ड को आप सेल की रेशो में एलोकेट कर सकते हो। सैलरी को सर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो में एलोकेट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट को भी सर आप क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट का कोई बेस नहीं दे रखा तो आप सेल की रेशो में एलोकेट कर सकते हो। डिस्काउंट अलाउ किसे करते हैं हम सर, डिस्काउंट अलाउ हम डेटर्स को करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आप डेटर्स की रेशो में एलोकेट कर सकते हो। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर से होता है, क्रेडिटर से हम परचेज करते हैं तो परचेज रेशो में कर सकते हो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस को आप फ्लोर स्पेस में एलोकेट कर सकते हो। फ्लोर स्पेस में आप इसे एलोकेट कर सकते हो। डेप्रिसिएशन इन द फर्नीचर, डेप्शन को आप वैल्यू ऑफ द फर्नीचर पे एलोकेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पे एलोकेट कर सकते हो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस को भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग PNL अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 21 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5%। सर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, स्टॉक रिजर्व ही नहीं दिया, तो जब स्टॉक रिजर्व नहीं दिया तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ ध्यान नहीं है। आई डोंट थिंक सर क्वेश्चन में कुछ है, सीधा क्वेश्चन है खर्चे एलोकेट करने हैं। आओ देख लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स देगा आपको, इसलिए डिपार्टमेंटल जरूर करके जाना चाहिए। हमेशा बोलता हूं डिपार्टमेंटल करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर होता है। लो भाई डिपार्टमेंटल कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रही है इसको डालना शुरू कर दो। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक 18,000, 12,000, 10,000, ये देखो टू ओपनिंग स्टॉक 18, 12, 10 टोटल का एक कॉलम बना लेना, ठीक है। परचेजेस दे रखे आपको 66, 44, 22, परचेजेस 66, 44, 22 टोटल। डेटर्स एट द एंड, ये आपका ट्रेडिंग PL का तो पार्ट बनेगा नहीं, सेल आ जाएंगे आपकी 90, 67, 545, सेल्स 90, 67, 545,
क्लोजिंग स्टॉक 22,500 8750 10,500, क्लोजिंग स्टॉक 22,500 8750 10,500, ये आपका टोटल आ गया। ठीक, कैरेज इनवर्ड का खर्चा था सर, कैरेज इनवर्ड का खर्चा था, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में आएगा 1500, तो कैरेज इनवर्ड आपने एलोकेट किया। अब देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से परचेज रेशियो में एलोकेट किया होगा इसने, 66 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 1500, यस, इसने क्या करा है सर, 66 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 1500, हाँ जी, परचेज रेशियो में इसने क्या करा, कैरेज को एलोकेट कर दिया, कैरेज इनवर्ड। ठीक, नीचे इसने बेसिस लिखे हुए हैं, हाँ आपको लिखने पड़ेंगे। देखो कैरेज इनवर्ड कैसे एलोकेट किया, परचेज में किया 3:1 में, कैरेज आउटवर्ड कैसे किया, टर्नओवर में, ये जरूर लिख के आना है आपको। सैलरी कैसे किया उसने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में किया, एडवर्टीजमेंट को टर्नओवर रेशियो में किया, डिस्काउंट अलाउड को भी टर्नओवर रेशियो में किया, डिस्काउंट रिसीव को परचेज रेशियो में किया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस को फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड में किया, डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ द फर्नीचर में किया, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को यूनिट कंज्यूम में किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब डेटर्स के ऊपर आपका फ्लैट 5% लग जाएगा। ठीक, तो यहां से सर आपका जीपी निकल के आ गया, ये लो जीपी आ गया आपका। ठीक, उसके बाद आपने जीपी बाय जीपी लिखा। ठीक, उसके बाद और क्या क्या है सर आपके पास, ये सारी इंफॉर्मेशन तो यहां से पूरी होगी। देन यू हैव कैरेज आउटवर्ड 2700 का, कैरेज आउटवर्ड डाला आपने 2700 का सेल रेशियो में। उसके बाद सैलरीज 24,000 की सैलरी डाली आपने इंप्लॉइज की रेशियो में। एडवर्टीजमेंट 2700, एडवर्टीजमेंट सेल रेशियो में आपने बांट दी। डिस्काउंट अलाउड सेल रेशियो में आपने डिस्काउंट अलाउड भी बांट दिया। सर डिस्काउंट अलाउड सेल रेशियो में क्यों होता है, क्योंकि सर डिस्काउंट अलाउड हम करते हैं डेटर को, और डेटर हमारे कैसे जनरेट होते हैं, सेल करके जनरेट होते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड का जो बेस्ट अपोर्शनमेंट बनेगी वो सेल रेशियो में बनेगी। देन यू हैव डिस्काउंट रिसीव 1800, डिस्काउंट रिसीव इनकम है सर, इसको परचेज रेशियो में ले जाना क्योंकि क्रेडिटर्स पे होता है ये। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसको सर आप फ्लोर स्पेस में ले जाना 7500 को। डेप्रिसिएशन 1000 रुपए वैल्यू ऑफ फर्नीचर में ले जाना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3000 रुपए, या आप इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में ले जाना। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस 2400, ये आप एम्प्लॉय के रेशियो में ले जाना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स के ऊपर बनाना है 5% का, जैसे 7500 इसका 5% कितना हो जाएगा आपका 375, तो 375 यहाँ आ गया। फिर अगले डेटर है 5000, 5000 का 5% 250 आ जाएगा, और डिपार्टमेंट अगले में भी 250 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ये सर ये बेहद आसान क्वेश्चन था डिपार्टमेंटल का, आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत इसमें होगी। तो आज वाली क्लास में सर एक इंश्योरेंस क्लेम की 2 एडजस्टमेंट्स में दम था, बाकी अभी तक किसी क्वेश्चन में दम नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक, आगे देखते हैं। ये हो गया डिपार्टमेंटल का पार्ट पूरा। अगला आता है सर ब्रांच। ब्रांच में मुझे ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन लग रहा है, और सर इसमें भी मुझे कुछ खास दम नहीं लग रहा है, बट जनरली क्या होता है सर, ब्रांच का जो टॉपिक होता है वो बच्चा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ता है, क्योंकि बच्चों को बहुत थोड़ा सा ट्रिकी लगता है ब्रांच का टॉपिक, बट स्टिल क्वेश्चन बहुत आसान है वाला। ठीक, कर जाता है सर, मैं ये नहीं कहता ब्रांच बहुत डिटेल में करके जाओ, बाद में देखना ब्रांच को, पहले सारी चीजें पक्की कर लेना, बाद में देखना ब्रांच को। फिर उसके बाद ब्रांच में सर लिमिटेड ही है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो सर आप हर टॉपिक को ऊपर ऊपर से जरूर देख के जाना है, कि अगर मजबूरी में क्वेश्चन पढ़ना करना पड़ जाए तो आप अटेम्प्ट कर दो। ठीक, तो ब्रांच का क्वेश्चन है और सिंगल एंट्री। अब ये 2 क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रांच और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आओ ब्रांच का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन है, अभी पता लग जाएगा पढ़ के। देखो, लाल एंड कंपनी ऑफ जयपुर हैज अ ब्रांच इन पटना टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर अगर कॉस्ट है मेरी 100 रुपए, तो आईपी कितनी होगी, आईपी मेरी हो जाएगी 120 रुपए। कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो आईपी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। द ब्रांच मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, branch expenses are paid directly from the head office and branch has to remit all cash received into bank account of the head office। ठीक है जी, ब्रांच के खर्चे कौन मीट करता है सर, ब्रांच के खर्चे सारे के सारे हेड ऑफिस मीट करता है, और ब्रांच क्या करता है सर, सारा कैश हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है। ब्रांच डज नॉट मेंटेन, branch does not maintain any books of accounts but send monthly return to the head office। ब्रांच क्या करता है सर, कोई भी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा, वो पीरियोडिकल रिटर्न भेजता है टू द हेड ऑफिस। यहां से हमें पता लग गया कि सर ब्रांच कौन सी आपकी डिपेंडेंट वाली है, डिपेंडेंट आपकी ब्रांच है। ठीक, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन एज बिलो। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट आईपी
420 रुपीज के क्या हुए सर, गुड्स रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट आईपी, गुड्स रिटर्न हुए 30,000 के। कैश सेल्स दे रखे आपको 92,500 की। क्रेडिट सेल दे रखी है आपको 3,12,000 की। स्टॉक एट ब्रांच दे रखा है आईपी पे 1/4/19 को, ओपनिंग स्टॉक है आपका 36,000 का। डेटर्स एट पटना ब्रांच ऑन 1/4/19, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 48। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,19,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 3,750। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट पटना ब्रांच, गुड्स रिटर्न हुए 7,000 रुपए के, सेल रिटर्न है ये आपकी। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2,750। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स रिकवर्ड आपके 500 रुपए के। उसके बाद आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन भी हम इसकी देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए बस। उसके बाद रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच 12,000 रुपए। सैलरी एंड वेजेस एट ब्रांच 36,000 की। ऑफिस एक्सपेंस एट ब्रांच 4600 के। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच दे रखा है आपको एट कॉस्ट प्राइस 62,500 का, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे दे रखा है आपको। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय फॉलोइंग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड एसेट द ब्रांच प्रॉफिट। ठीक है जी, स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सर मार्क्स दूंगा 10 मार्क्स। 10 नंबर दे सकता हूं कि सर 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे सर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में कौन कौन से लेजर अकाउंट आपके बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए सर लेजर अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। लेजर अकाउंट बनेंगे सर, एक तो आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, ये जनरली आपका जीपी निकालने के काम आता है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, किसके लिए काम आता है सर, जीपी वगैरह निकालने के लिए काम आता है। हाँ जी, एक तो आप बनाओगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो आपका जीपी निकालने के लिए काम आएगा, ठीक, जीपी कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। ये अकाउंट आप आईपी पे बना सकते हो, ये अकाउंट आप किस पे बनाओगे सर, आईपी पे बना लेना। एक आपका बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक आप बना लेना ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, एक आप बना लेना ब्रांच पीएनएल अकाउंट, और एक आप लास्ट में, क्योंकि आईपी है तो आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सारे लेजर अकाउंट आपके तैयार होंगे। ठीक है जी, आओ जी अब एक एक करके इनको अकाउंट्स को देखते हैं और इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं। देखो जी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया एक आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट हो गया, एक आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट हो गया, एक आपका ब्रांच पीएनएल अकाउंट हो गया, और एक आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। स्टॉक एडजस्टमेंट बोलो या एडजस्टमेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक, तो ये आपके अकाउंट हो गए। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है बस उसको इन अकाउंट्स में आपको डालना है। देखो कैसे, सिंपल है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको दे रखा है सर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट आईपी 4,20,000, 4,20,000 रुपए के आपको गुड्स रिसीव हुए। तो क्या लिखोगे आप, ये देखो स्टॉक में डेबिट करोगे, लिखते क्या है सर, हम इसे गुड्स एंड टू ब्रांच लिखते हैं, 4,20,000 रुपए आ गए यहां पर। उसके बाद आपके पास है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट आईपी 30,000, गुड्स रिटर्न ये आ गई सर आपकी गुड्स रिटर्न बाय गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न के नाम से 30,000। उसके बाद कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, ये टोटल आपका किधर जाएगा सर, ये टोटल आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट होगा सेल के नाम से। कैश सेल्स आ गई 92,500 की, क्रेडिट सेल आ गई 3,12,500 की। ठीक है जी, और क्रेडिट सेल आपके डेटर्स अकाउंट में भी आएगी, ये आपके डेटर्स में भी आ गई 3,12,500 की।
उसके बाद है सर आपके पास ओपनिंग स्टॉक एट आईपी 36,000, ओपनिंग स्टॉक एट आईपी 36,000। ये देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, ओपनिंग स्टॉक कितने का 36,000 का। सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 48,000, तो ये डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, देखो डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 48,000। उसके बाद आपके पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,19,000, तो यहां पर बाय कैश आ रहा होगा 2,19,000। उसके बाद है आपके पास सर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 3750। ये देखो जी बाय डिस्काउंट आ रहा है आपका 3750 का। देन यू हैव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट पटना ब्रांच, तो ये गुड्स रिटर्न आ गया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर 7,000 की, बाय रिटर्न्स आ गई 7,000 की, और 7,000 रिटर्न्स आप सेल में से भी माइनस कर देना, तो नेट सेल्स आ जाएंगे आपकी 3,98,000 की। उसके बाद आपके पास बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है 2750 के, तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये देखो बैड डेट्स इधर भी आ जाएंगे आपके, डेटर्स अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो गया आपके। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आपका पीएल का पार्ट बनेगा। ओके अब आते हैं सर अगला अकाउंट ब्रांच एक्सपेंस में। ब्रांच एक्सपेंस में सारे खर्चे डाल दो, जैसे कि आपका ऊपर के जो खर्चे की मैं बात करूं तो बैड डेट्स और डिस्काउंट दो खर्चे थे, तो ये बैड डेट्स और डिस्काउंट ये दो एक्सपेंसेस आ गए आपके यहाँ पर। देन यू हैव रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 12,000 रुपए के, तो ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आ गए 12,000 रुपए के। सैलरी एंड वेजेस है 36,000 की, तो सैलरी एंड वेजेस आ गई 36 की। ऑफिस एक्सपेंस आपके 4600 के, तो ऑफिस एक्सपेंस आ गए आपके 4600 रुपए के, ठीक। तो ये टोटल आपके एक्सपेंस का खर्च, टोटल आपके कितने आ गए ब्रांच एक्सपेंस 59,100 के, ठीक है जी। ओके और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। एक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है आपका 62,500 का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक। ये कॉस्ट पर दे रखा है, इसको आईपी पे जोड़ दो, आईपी कितनी थी 20% ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 75,000, तो ये 75,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है क्या। इट मींस आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है 47,000 का। इस 47,000 को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज माय जीपी, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय जीपी विच विल बी ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ये देखो 47,000 यहां पर पीएल आ गया। ब्रांच पीएल में और क्या क्या आएगा सर, ब्रांच पीएल में ब्रांच के खर्चे आएंगे 59,100 के, और देखो ऊपर सारे आपके अकाउंट क्लोज हो जाने चाहिए, डेटा का क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लेना, ये निकल जाएगा, ठीक। और एक बैड डेट्स रिकवर थी आपकी 500 रुपए की, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड आ गई आपकी, ठीक। अब क्या करते हैं सर, अब फाइनल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको लोडिंग हटानी है, एडजस्टमेंट अकाउंट के क्या हटाओगे, स्टॉक रिजर्व हटाओगे, लोडिंग हटाओगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो सर ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरा, ये देखो ओपनिंग स्टॉक था मेरा 36,000 का, इसका लोड कितना होगा सर, इसका लोड कितना होगा, लोड कैसे पता लगेगा, जो प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑफ कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस का कितना होगा 1/6 होगा, तो यानी कि जो लोड है वो आईपी पे कितना होगा 1/6 होगा। और ये आपको आईपी की वैल्यू दे रखी है, आईपी जैसे आपको दे रखी है 36,000, तो इसका 1/6 करोगे तो 6,000 आ जाएगा। एक तो ये लोड हटा दिया, और किस किस पे लोड है 420 पे लोड है, तो 420 का भी 1/6 कर दो, 420 का भी 1/6 किया तो 70 आ गया गुड्स इनटू ब्रांच, ये लोड हटा दिया आपने। देन यू हैव गुड्स रिटर्न का लोड 30,000 का लोड, तो 30,000 का भी 1/6 करोगे तो 5,000, ये लोड हटा दिया आपने। उसके बाद है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व 75,000, तो 75,000 पे भी आप 1/6 करोगे तो 12,500 आ गया। तो ये क्या निकल के आ गया सर, ये ब्रांच पीएल में जाएगा 58,500, और ब्रांच पीएल में आप जब ये क्रेडिट करोगे तो फाइनल आपका जनरल पीएल में जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा 46,900, विच विल बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आती है, बोलो भाई, ये पॉइंट आपको क्लियर होता है। सो दिस इज योर ब्रांच का क्वेश्चन, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। देखो इसमें दो मेथड चलते हैं, एक तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड होता है जिसमें आपको ये मल्टीपल अकाउंट्स बनाने होते हैं, अदरवाइज एक आपका डेटर्स मेथड होता है। डेटर्स मेथड में क्या होता है, सिर्फ आपको ब्रांच अकाउंट बनाना होता है, कुछ नहीं होता सर, इन सारे अकाउंट को क्यूमुलेट करना होता है, इन सारे अकाउंट को आपको इकट्ठा करना होता है। ये सारे जो अलग अलग चीजें मैंने बनाई है इन सबको जोड़ दोगे अगर आप, तो एक अकाउंट बन जाएगा आपका ब्रांच अकाउंट। प्रॉफिट वहां से भी 46,900 ही निकल के आएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको यही क्वेश्चन डेटर मेथड से भी ट्राई करना है, हो जाएगा सर, यही क्वेश्चन डेटर मेथड से भी ट्राई कर लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। समझ में आती है बात, ओके। तो ये सर हमारा ब्रांच का क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास सर आखिरी मुद्दा है, आखिरी चैप्टर आज की डिस्कशन का, दैट इज योर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री, ठीक है जी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए जी क्या कहता है ये क्वेश्चन।
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश्ड बाय मित्तल जी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 21 एंड ऑल्सो ड्राफ्ट इज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। प्रॉपर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक। और नीचे वो क्या दे रहा है नोट में, मित्तल जी हैज नॉट सोल्ड एनी मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, कोई मशीनरी उसने बेची नहीं है, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक। अब देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक सबसे आसान चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसको करने के लिए आपकी लेजर अकाउंट में कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक। तो हमें यहां पर क्या करना है सर, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक। हर एक इंफॉर्मेशन आपकी दो जगह पर पोस्ट होगी, हर एक इंफॉर्मेशन आपकी कहां होगी सर, दो जगह पर पोस्ट होगी, लेजर अकाउंट में जाएगी और फाइनल अकाउंट्स में जाएंगी। तो हम एक एक इंफॉर्मेशन को उठाते हैं और देखते हैं सर वो कहां कहां पर आ सकती है, ठीक है जी। आओ जी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मैं इसका ओपन कर लेता हूं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। एक एक इंफॉर्मेशन को उठाते हैं और देखते हैं कौन से अकाउंट में जाएगी। सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहां कहां पर जाएगा। सबसे पहले क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस 3,15,400 की बात करें तो सर एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट्स में बाय बैलेंस बीडी हो गया आपका, क्रेडिटर अकाउंट्स में बाय बैलेंस बीडी हो गया आपका 3,15,400, ठीक। और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी हो गया आपका 2,48,000। और ये क्रेडिटर अकाउंट कहां पर जाएगा सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, यार ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,15,400 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 2,48,000, ठीक है जी। एक एक इंफॉर्मेशन हमारी मैच होती चली जाएगी। उसके बाद आता है सर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 12,000 और 6,600, ठीक। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 6,600। और सर एक्सपेंसेस का हम अकाउंट बना लेते हैं, इसने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया, इसने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाई है, मैं आपको अकाउंट बना देता हूँ, जो मैं क्लास में करवाता हूँ यूजुअली अकाउंट बना के करवाता हूँ। तो ये सर हमारा एक्सपेंस अकाउंट हो गया, एक्सपेंस अकाउंट, बैलेंस बीडी 12 और बैलेंस सीडी आपका 6,600, ठीक है जी। तो ये आपके एक्सपेंस की भी बात होगी। देन यू हैव प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस 232,200, प्लांट एंड मशीनरी का भी इन्होंने अकाउंट नहीं बना रखा तो इसका भी अकाउंट बना देता हूं मैं आपके लिए। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस बीडी हाउ मच 232,200 प्लस ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक कर लो यार, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 232,200, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 248,100, तो क्लोजिंग बैलेंस एक तो क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में जाएगा 2,40,800 और आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 2,40,800, ठीक है जी। आप सीधा सीधा यहाँ पर ये वर्किंग यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अकाउंट में बन जाएगी, आप सीधा सीधा आपको फाइनल अमाउंट आप दिखा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका कहां जाएगा सर, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ओपनिंग स्टॉक, यार सर ओपनिंग स्टॉक 16800 प्लस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक 222,400, क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया क्लोजिंग स्टॉक और आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रहा होगा 222,400, ठीक। देन यू हैव कैश इन हैंड 59,200 एंड 24,000, कैश इन हैंड एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया आपका 59,200 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश इन हैंड आ गया आपका 24,000। और फिर आपको क्या करना है सर, फिर आपको कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 59,200 कैश अकाउंट और 24,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस बीडी, ठीक है जी। कैश और बैंक इन्होंने मर्ज करके बना रखा है। फिर कैश एट बैंक 80,000 और 137,600, तो देखो 80,000 आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा होगा कैश एट बैंक 80,000 और इधर आ रहा होगा आपका 137,600 प्लस कैश बुक 80 एंड 137,600। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, आराम से रिलेट कर पा रहे हो, यस सर। डेटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 330,600, तो डेटर्स एक तो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गए 330,600 प्लस आपने डेटर्स अकाउंट बनाया होगा, ये आपका डेटर्स अकाउंट हो गया 330,600, ठीक है जी। देन यू हैव
डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स इज 12,80,000 रुपए। वो कह रहा है कैश और डिस्काउंट का दोनों का टोटल 12,80,000 रुपए है। तो ये देखो कैश और डिस्काउंट, अभी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, देखो कैश और डिस्काउंट इन दोनों का टोटल लगा लो, कितना आ रहा है सर? इन दोनों का टोटल आपका 12,80,000 आ रहा है, 12,80,000 आ रहा है इन दोनों का टोटल। यस सर, ठीक। अभी से अलग अलग भी हम कर लेंगे। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स 29,000, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स है आपकी 29,000। तो एक तो आपने रिटर्न दिखा दिया यहाँ पर 29,000 डेटर में क्रेडिट करा, और सेल्स में से, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से भी माइनस हो जाएगी रिटर्न 29,000 की। ठीक है जी। फिर आपके पास है बैड डेट्स 8400 के बैड डेट्स। तो सर बैड डेट्स कहां कहां पर आएंगे? एक तो डेटर्स में आप क्रेडिट करोगे बैड डेट्स 8400 के, प्लस आपका पीएल अकाउंट में जाएगा, पीएल अकाउंट में बैड डेट्स आ रहा होगा, ये आ रहा बैड डेट्स 8400 का। क्लियर है? सेल, सेल आपके पास बोथ कैश एंड क्रेडिट इज 1436200। सेल आपके पास टोटल सेल्स आपके पास 1436200। तो ये देखो ये आ रही टोटल सेल 1436200। अभी मैं इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे क्रेडिट पता लग जाए तो कैश आ जाएंगी, या कैश पता लग जाए तो क्रेडिट आ जाएंगी। अभी देखते हैं 1436200 टोटल आ गई मेरे पास। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने हमें 14,000 का डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में सर मैं डिस्काउंट को डेबिट कर दूंगा 14,000, और मेरे पीएनएल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगी। डिस्काउंट की इनकम है मेरे लिए 14,000, मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। रिटर्न टू क्रेडिटर्स 8,000, 8,000 की परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट करा मैंने 8,000 की रिटर्न्स, और ऊपर परचेज में से लेस कर रखा होगा 8,000, परचेज में से देखो लेस कर रखा मैंने 8,000। डन 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 डन। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक 170, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक। तो मैं कैश बुक में डालूंगा टू कैपिटल 170, और बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दूंगा एडिशनल कैपिटल 170। डन 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 डन। यस सर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश। वो कह रहा है सर मुझे बैंक डेटर से कलेक्ट हुआ कैश। अब यहां पर देखो इसको रिलेट करते हैं 12,50,000 को, इससे रिलेट करो, ये जो इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेट करो, यहां से रिलेट करो। ऊपर क्या गिवन था? वो कहता है 12,80,000 क्या है आपका कैश एंड डिस्काउंट है, और कैश आपको कितना रिसीव हुआ है 12,50, तो यानी कि 30,000 का क्या हुआ सर? आपने डिस्काउंट अलाउ किया है टू द डेटर्स। तो यहां से आपकी दो इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स 1250 और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 30,000। अब देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1250, ये देखो बाय कैश 1250, और कैश का इंपैक्ट कहां जाएगा सर? कैश का इंपैक्ट टू डेटर्स, क्योंकि आपने बैंक में जमा करा दिया तो सीधा आपने बैंक कॉलम में लिख दिया। अदरवाइज आप कॉन्ट्रा करके भी दिखा सकते हो। कॉन्ट्रा करके कैसे दिखाओगे कि सर पहले कैश में लिखोगे, फिर कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू आप उसको नलीफाई कर दोगे, इफेक्ट आपका यही आएगा, बैंक कॉलम में 1250 आ जाएगा। ठीक। डिस्काउंट का क्या इफेक्ट डालना पड़ेगा? देखो ये जो डिस्काउंट है 30,000 का, ये हमारे लिए खर्चा है, तो हम पीएनएल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देंगे। ये देखो टू डिस्काउंट अलाउड 30,000। आई बात समझ में? ओके। देन यू हैव कैश परचेजेस। फिर आपके पास है सर कैश परचेज, कैश परचेज 20,600 की, कैश परचेज कितनी आपकी 20,600 की। तो देखो परचेजेस में मैंने डाला कैश 20,600 की, और कैश बुक में आप क्रेडिट करोगे बाय परचेजेस 20,600 की। इतनी बात समझ में आ गई? एक्सपेंस पेड इन द कैश 191,400। देखो एक्सपेंस पे करे कैश में, तो मैंने एक्सपेंस अकाउंट बना रखा था, तो यहां पर एक्सपेंस अकाउंट में क्या लिख सकता हूं मैं? टू कैश लिख सकता हूं, टू कैश 191,400। एक्सपेंस अकाउंट में मैंने टू कैश लिख दिया 191,400, और कैश में कितना लिख दिया? कैश में लिख दिया बाय एक्सपेंस, कैश कॉलम में 191,400। उसके बाद ड्रॉइंग्स बाय चेक 8600, बाय ड्रॉइंग्स बैंक कॉलम में 8600, और ऊपर आपकी कैपिटल में से माइनस हो गई होगी ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से आपने लेस कर दी ड्रॉइंग्स 8600 की। ठीक। उसके बाद मशीनरी एक्वायर्ड बाय चेक 63,600, मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीदी आपने, तो आप मशीनरी अकाउंट में लिखोगे टू बैंक, कितना 63,600 की, और बैंक अकाउंट में लिखोगे बाय मशीनरी,
बाय प्लांट एंड मशीनरी आपकी बैंक कॉलम में 63,600 की। उसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है 1 लाख से, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो ये आ गया आपकी बाय बैंक 1 लाख रुपए और टू कैश 1 लाख रुपए, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कैंसिल होगी यहां पर। उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 184,800, आपने कैश विड्रॉ किया तो बाय कैश 184,800 और टू बैंक 184,800, ठीक है जी, ये भी बात होगी। कैश सेल्स 92,000, कैश सेल्स 92,000, देखो आपके पास क्या थी सर, आपके पास टोटल सेल अवेलेबल थी और कैश सेल्स आपको पता लग गई 92,000 की, तो कैश सेल का इंपैक्ट कहां पर आएगा, एक तो सेल आप ऊपर ऐड कर दोगे, ऊपर दिखा देना सेल, और इधर कैश कॉलम में दिखाओगे टू सेल्स 92,000 कैश सेल्स आ गई। ये मिसिंग फिगर भी होती तो आप इसकी बैलेंसिंग फिगर लेकर कर लेते, ठीक, क्योंकि यहां पर सर मिसिंग फिगर नहीं है उसने दे दी, तो यहां पर आपको डिफरेंस से पता लग जाएगा क्रेडिट सेल कितनी है। देखो टोटल सेल गिवन है 1436200 की, कैश सेल्स आपके पास 92,000 की आ गई, तो ये आपके पास जो क्रेडिट सेल है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई। और क्रेडिट सेल जो है वो कहां पर इफेक्ट करेगी, वो सर डेटर अकाउंट में इफेक्ट करेगी, डेटर अकाउंट में ये आपकी सेल आ गई, टू सेल्स 1344200, ये आपकी क्रेडिट सेल्स हो गई, ठीक, तो ये भी हो गया आपके पास। और लास्ट आइटम आपके पास पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी चेक से, तो बाय क्रेडिटर्स डालोगे तो 12,05,400, ठीक, और क्रेडिटर्स अकाउंट में आपने पेमेंट दिखा दी होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट में पेमेंट दिखा दी टू बैंक 12,05,400, ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई है, मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से डाल दी है। अब हम एक एक करके अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट को क्लोज करूं, सबसे पहले देखो कैश बुक तो आपका ओके हो गया, ये तो डन हो गया, यहां तो कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं है, टैली हो रहा है आपका। उसके बाद सर एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा बाय पीएनएल कि पीएनएल में कितना जाएगा एक्सपेंस, पीएनएल में जाएगा आपका 191,400 प्लस 6,600 माइनस 12,000, तो ये आता है आपका 186 जाएगा आपका पीएनएल में, ठीक, तो पीएनएल में आपका एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस के नाम से आ रहा होगा 186, ये मैच हो गया सर, यहां पर 186 आ गया, डन, ओके। और क्या कर सकते हैं सर, इसके साथ साथ मेरा ये भी मैच हो गया, मेरा एक्सपेंस वाला पार्ट भी पूरा हो गया। फिर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है, लेकिन वो क्रेडिट साइड पे कह रहा है कोई हमने सेल नहीं करी है, तो सेल नहीं करी है तो क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी। और वैसे भी सर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस डेप्रिसिएशन को ही देनी है, क्योंकि एसेट पे डेप्शन होगा ही होगा, नहीं तो वो सेल की कुछ ना कुछ पॉइंट आपको दे देगा। $55,000 का आपका क्या आ रहा है सर, डेप्रिसिएशन आ रहा है, 55,000 का आपका क्या आ रहा है, डेप्शन आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन आपका पीएनएल अकाउंट में आ रहा होगा, ये सर आपका पीएनएल अकाउंट में आ रहा है टू डेप्रिसिएशन 55,000, ये भी हो गया सर टैली। और इसके बाद डेप्शन हो गया, हमारा एसेट का काम हो गया पूरा, तो ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया मेरा। क्रेडिटर्स अकाउंट में देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट में सारी चीजें ठीक थी, बस हमारे पास ये अवेलेबल नहीं थी क्रेडिट परचेजेस, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 11,60,000 की क्रेडिट परचेज। देखो इसका क्या इंपैक्ट आएगा सर, परचेज ऊपर देख लेते हैं, ऊपर परचेज आपको कैश तो गिवन थी, क्रेडिट आपके पास आ गई 11,60,000 की, तो आपके पास टोटल परचेज आ गई, रिटर्न लेस करोगे तो आपके पास नेट परचेज आ गई, रिटर्न लेस करोगे तो आपके पास क्या आ गई सर, नेट परचेज आ गई, यहां पर नेट सेल हम निकाल ही चुके थे, ठीक, तो यानी कि ये वाला अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। डेटर अकाउंट से क्या हुआ सर, डेटर अकाउंट से आपके डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकल गया 357,400, और डेटर के क्लोजिंग बैलेंस को कहां डालोगे सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देना, ये मैंने डाल दिया डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 357,400। उसके बाद बस ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली कर लो, सारी आइटम डल गई है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर आएगी 535,400, ठीक, और 535,400 आप कहां डालोगे सर, यहां डालोगे, ये देखो कैपिटल का वर्किंग नोट 535,400 डाल दिया आपने, ठीक है जी, ये सारी चीज होगी। अब क्या करोगे सर, अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो। ट्रेडिंग अकाउंट में सारी आइटम हमारी ओके हो गई हैं, जीपी निकल गया यहां से 296,200, जीपी को क्रेडिट किया 296,200, सारे अकाउंट हमारे मैच हो गए, तो नेट प्रॉफिट निकल गया 30,800 का। ये नेट प्रॉफिट क्या होगा सर, ये नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होगा, ये सारी चीज यहां पर आ जाएंगी, और सारी चीज हमारी डन गई है, तो हमारी बैलेंस शीट भी टैली कर जाएगी। बात समझ में आती है, बोलो भाई बात समझ में आती है। तो क्वेश्चन सर सिंगल एंट्री का भी बहुत ज्यादा
ट्रिकी तो नहीं था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक, मार्क्स की अगर आप मुझसे बात करोगे तो सर 15 का तो नहीं कह सकता, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, 15 का नहीं कह सकता मैं, तो मैं इसको सर एक फेयर मार्क्स दे देता हूं 10 to 12 मार्क्स, 10 से 12 नंबर देता हूं, 10 से 12 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलो भाई, तो ये सर हमारा आज का हुआ पार्ट नंबर 2 आरटीबी का, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। अब हमारे पास क्या बचा है सर, अब हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम बचा है, कुछ थ्योरेटिकल बातें बची हैं, जिसमें गिनती के हमारे पास एक फ्रेमवर्क का थ्योरी क्वेश्चन ये भी डिस्कस करेंगे। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 5 क्वेश्चन है गिनती के सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। तो एक बार आप क्या करना सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को गो थ्रू करके आना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सर आप ये सीरीज समझ पसंद कर रहे हो, इससे सर आपका आरटीबी पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर सो हम मिलेंगे कल विद द डिस्कशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।